अस्सलाम वालेकुम एडबी क्लास, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आप लोगों का एक सब्जेक्ट फंडामेंटल प्रोग्रामिंग, जिसमें आपको C++ पढ़ाई जा रही है। इस वीडियो के अंदर हम C++ सीखने वाले हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग मुश्किल लगती है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखें, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको प्रोग्रामिंग समझ आने लगेगी। आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा। देखिए, हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। प्रोग्रामिंग है क्या, C++ क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हमें आगे क्या बेनिफिट होगा सब्जेक्ट को पास करने के अलावा। पास तो हमने करना ही है, CGP हमने बनानी है। इसका प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या यूज़ है और हम इससे क्या कर सकते हैं। देखें, C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो है वो बनाई गई थी। हमारे जो सिलेबस में है इसमें हम कुछ बना तो नहीं सकेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट लेने के लिए ये बेहतरीन है। जिस बंदे को इस लैंग्वेज की समझ आ गई, इस सब्जेक्ट के जो आपके कोर्स का हिस्सा है, कोई भी प्रोग्रामिंग आपको मुश्किल नहीं लगेगी, बहुत आसान लगेगी। C++ जैसे मैंने कहा कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड बिल्कुल भी नहीं करता। एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है, उस ट्रांसलेटर में हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, फिर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है और उसका रिजल्ट देता है। इसका मतलब हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए और ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर होगा। वो मतलब हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके ऊपर हमने अपना प्रोग्राम लिखना है और प्रोग्राम को रन करना है, जिसके साथ हमें इसकी आउटपुट मिलेगी और वो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे डिवाइस C++, डेव C++। पहले सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता था टर्बो। हम वो बहुत पुराना हो चुका है, उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे और उसका इंटरफेस भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। डेव C++, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हम इसको यूज़ करने वाले हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा है, मैंने इंस्टॉल कर लिया है पहले ही। देखिए, मैं इसको ओपन करता हूँ, कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ आते हैं और अपना स्टार्ट जो है वो करते हैं। C++ बर्जनस्ट्रोस्ट्रॉप ने डेवलप की थी 1980 में, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई हमें मिल जाती हैं। उनको हम बिल्ट इन या लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं, जिनकी मदद से हम प्रोग्राम जो है वो बनाते हैं। ये एक बड़ा फ़ायदा होता है हाई लेवल लैंग्वेज का कि जो भी प्रोग्रामर डेवलपर होता है, प्रोग्रामर होता है, सारा कोड उसको नहीं लिखना पड़ता। बहुत सारी कॉमन चीज़ें जो हर प्रोग्रामर की ज़रूरत होती हैं वो पहले से बना के रखी होती हैं, उनको हम यूज़ करते जाते हैं और थोड़े टाइम के अंदर हम प्रोग्राम जो है वो डेवलप कर लेते हैं। इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है, बहुत सारी चीज़ें हमें बनी बनाई मिल जाएंगी लाइब्रेरी फंक्शंस की सूरत में, और उनकी फाइल्स को हमने इंक्लूड करना होगा। कौन सी फाइल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं हेडर फाइल्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर लाइब्रेरी फंक्शंस बना के रखे होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। देखें, कोई भी चीज़ हम बनाना चाहते हैं, पहले हमें उसके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। हम अपना घर बनाते हैं तो हमने अपने कम से कम अपने माइंड में उसका स्केच जो है वो ज़रूर बनाया होता है कि हम ऐसा घर जो है वो बनाएंगे। अब प्रोग्राम हमने बनाना है, प्रोग्राम का हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, प्रोग्राम के पार्ट्स कितने हैं, कौन सा पार्ट किस पर्पज़ के लिए है, तभी हम प्रोग्राम बना पाएंगे। अदरवाइज़ प्रोग्राम बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारा इस वीडियो का मकसद भी यही है कि हम अच्छे से प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करें, ताकि हम इसके बाद जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आएँ उनके अंदर हमें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ पेपर देना ही हमारा ये मकसद नहीं है। और अगर आप मेरी इस वीडियो को स्टार्ट से लेके आखिर तक देखते हैं तो यकीनन आपको प्रोग्रामिंग समझ भी आएगी। सिर्फ समझ नहीं, आपका इंटरेस्ट भी इसके अंदर डेवलप होगा और आप इसके अंदर काम भी जो है वो आगे चल के करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सॉफ्टवेयर डेव C++ 6.3 मेरे पास इस टाइम इंस्टॉल है। आप लोगों ने भी इंस्टॉल कर लेना है नेट से उठा के। मैं इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। ओपन करने के बाद आपने इसको फाइल पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, सोर्स कोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप इसको कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और माउस के अंदर जो व्हील लगा हुआ है उसको स्क्रॉल करेंगे और थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर लेंगे। पहले रूटीन में बहुत जो है वो छोटा होता है। यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम टाइप करना शुरू करेंगे। जैसे मैंने कहा था ना, प्रोग्राम के पार्ट्स पता होना चाहिए। 3 पार्ट होते हैं, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और C++ स्टेटमेंट्स। पहला पार्ट प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, जो सबसे पहले लिखा जाता है। प्रीप्रोसेसर सबसे पहले प्रोसेस होने वाला पार्ट, जिसमें
हेडर फाइल को इंक्लूड किया जाता है, नेम स्पेस को इंक्लूड किया जाता है, उसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होता है वो हमेशा हैश से, नंबर साइन से स्टार्ट होता है। पहले नेम स्पेस का कंसेप्ट नहीं था, अब नेम स्पेस का कंसेप्ट है। मैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताऊँगा कि नेम स्पेस क्या होता है, क्यों इंक्लूड करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक सैम्पल जो है वो लिखते होते हैं, जिसको हम कहते हैं नंबर साइन, जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद आप एक वर्ड यूज़ करेंगे इंक्लूड। ये एक डायरेक्टिव है। इंक्लूड का मतलब शामिल करना। किस चीज़ को शामिल करना? लाइब्रेरी फंक्शन की फ़ाइल। मैंने कहा है लाइब्रेरी फंक्शन की फ़ाइल। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि बहुत सारी बनी बनाई चीज़ें आपको मिल जाती हैं और आप उनको यूज़ करके अपने प्रोग्राम को थोड़े टाइम के अंदर जो है वो बना सकते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। जैसे घर में खाने के लिए कोई भी चीज़ जो है वो बनाई जाती है। पुराने वक्तों में जो औरतें सुबह सुबह गंदम से आटा बनाती थीं और जो मिर्ची होती थी वो भी उनको घर में ही जो है वो बनानी पड़ती थी, ब्रीक करनी पड़ती थी। अब सारी चीज़ें में बनी बनाई मार्केट से जो है वो मिल जाती हैं और थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें जो है वो बन जाती हैं। यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग के अंदर भी जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो बहुत सारा कोड लिखा लिखाया हमें मिल जाता है और उस लिखे लिखाए कोड का एक फ़ंक्शन बनाया होता है जिसको लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। और जहाँ पर वो कोड सेव होता है जिस फाइल में, उसको हेडर फाइल कहा जाता है C++ में। और इस इंक्लूड के बाद जब ये एंगल ब्रैकेट लगाई जाती है तो इसके अंदर एक हेडर फाइल लिखी जाती है जिसके हमने लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करने होते हैं। उन सारी फाइल्स को हमें यहाँ पर शुरू में इंक्लूड करना पड़ता है। फ़िलहाल हम सिर्फ एक फ़ाइल इंक्लूड करेंगे, IOStream। हम इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ फंक्शंस जो है वो यूज़ करेंगे। ये एक लाइन आप लिखेंगे शुरू में, इसी को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। हाँ, हो सकता है हमें कुछ और लाइब्रेरी फंक्शंस की ज़रूरत पड़े तो हम उनकी फ़ाइल्स को भी इंक्लूड करेंगे कुछ ऐसे। हम यहाँ पर एक और हेडर फाइल conio.h। देखें, पहली जो फाइल मैंने इंक्लूड की, ये क्यों इंक्लूड की ये भी मैं आपको समझाता हूँ। दूसरी अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। हम चाहें तो यहाँ पर 10 ऐसी लाइंस जो है वो लिख लें, 10 हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लें। कि हम क्यों करें? हमें जिस फाइल, जैसे ये एक फ़ाइल है, अगर तो हमें इसका लाइब्रेरी फंक्शन अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना है तब तो हम इस लाइन को लिखें, अदरवाइज़ हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके अलावा कोई और ऐसी फ़ाइल भी हो सकती है जिसका लाइब्रेरी फंक्शन आगे चल के किसी प्रोग्राम के अंदर हमें चाहिए होगा। जब हमें चाहिए होगा तब हम वहाँ पर तीसरी फाइल भी जो है वो इसी तरह इंक्लूड करेंगे। नंबर साइन इंक्लूड math.h, stdlib.h और भी काफ़ी सारी हेडर फाइल्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है। IOStream की फुल फॉर्म क्या है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। और ये क्यों हमने लिखी? Cout और Cin, दो ऑब्जेक्ट्स जिनको हमने आगे चल के यूज़ करना है, उनकी ये फ़ाइल है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया। इसके बाद लिखा जाता है नेम स्पेस। यूजिंग का एक कीवर्ड है। नेम स्पेस हम खुद भी बना सकते हैं। नेम स्पेस एक्चुअली आइडेंटिफायर्स को सेपरेट करने के लिए होती है और जो नेम स्पेस हम यूज़ करें उसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ। यूजिंग नेम स्पेस std एक्चुअली एक नेम स्पेस है जिसका कनेक्शन Cout और Cin से है और उसकी कुछ डिटेल IOStream के अंदर भी होती है। ठीक है, देखें, ध्यान से देखें। हम यहाँ पर इस नेम स्पेस को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम उन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकें। अगर इसको यूज़ नहीं करते तो हम प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते होते हैं मेन। दूसरा पार्ट मेन फंक्शन, पहला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दूसरा मेन फंक्शन, तीसरा C++ स्टेटमेंट्स। जैसे मैं यहाँ पर Cout लिखता हूँ। अच्छा, Cout इसकी फुल फॉर्म है Cout, कंसोल आउटपुट। ठीक है, अब पहला पार्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दूसरा मेन फंक्शन, इसको बॉडी ऑफ द मेन कहा जाता है और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो C++ की स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। इसको कहते हैं Cout, कंसोल आउटपुट। कुछ भी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना हो C++ में तो ये फंक्शन, ये ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके बाद एक ऑपरेटर लगाया जाता है जिसको इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। और कुछ भी शो करवाना हो, कोई कांस्टेंट शो करवाना हो, स्ट्रिंग शो करवानी हो
टेक्स्ट तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, और कोई भी C++ की स्टेटमेंट होगी सेमीकोलन से उसको एंड किया जाएगा। खैर यहाँ पर हम लिखते हैं हेलो। तो मैं फ़ाइल को सबसे पहले सेव करता हूँ। फाइल पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक किया। मैं यहाँ पर CPP प्रोग्राम लिख देता हूँ, C++ प्रोग्राम। अब मैं प्रोग्राम को रन करने के लिए एग्जीक्यूट पे क्लिक करके कंपाइल एंड रन पे क्लिक करता हूँ, तो ये एरर देगा क्योंकि हमने नेम स्पेस को इंक्लूड नहीं किया। अब यहाँ पर मैं std उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिख के प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करूँगा, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हेलो लिखा हुआ आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। अभी मैं आपको शो करवा के दिखाता हूँ। ये देखें हेलो लिखा हुआ आ रहा है। अब बड़े ध्यान से देखना है। मैं एक और सी आउट लिखता हूँ और उसके अंदर लिख देता हूँ टेस्टिंग। मैं जस्ट टेस्ट कर रहा हूँ, आपको प्रोग्राम चेक करवा रहा हूँ कि प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं हो रहा। अब बड़े ध्यान से देखना है। मैंने प्रोग्राम को रन किया, फिर से एरर आएगा क्योंकि इसके साथ हमने std और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है वो नहीं लगाया। देखिए हमने पता नहीं कितनी दफ़ा प्रोग्राम के अंदर सी आउट जो है वो लिखना है। हम हर दफ़ा std स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर साथ लिखें तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम जो है वो हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम नेम स्पेस, std एक नेम स्पेस है जिसके अंदर ये सी आउट की कुछ डिटेल्स जो है वो होती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std जो है वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रोग्राम को सेव करके प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि उसके बगैर भी रन हो रहा है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और यहाँ पर जो हमने std लिखा था ये देखें। अब ये आउटपुट आ रही है हेलो टेस्टिंग। आमतौर पे हेलो वर्ड लिखते होते हैं पहले प्रोग्राम के अंदर, नो इशू, हमारी अपनी मर्ज़ी। देखें लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 लाइनों में लिखा, आउटपुट एक लाइन में आ रही थी। हमें 2 अलग अलग लाइनों में आउटपुट लेनी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर कंप्यूटर को बताना होगा कि मैं नीचे वाली लाइन पे जाके आउटपुट देखना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से आपने यहाँ पर देखना है। जो चीज़ मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका मुकम्मल ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जहाँ पर भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपका मुकम्मल ध्यान इस वीडियो में होना चाहिए। तो देखें आपको एक लाइन ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर, ये वाली, इसको हम कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट है लाइन नंबर 5 के लास्ट पे। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिखता हूँ ABC, तो ये यहीं पर लिखा जा रहा है। लाइन नंबर 6 के आखिर में क्यों नहीं लिखा जा रहा? अगर ये इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर होता तो ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ ये यहाँ पर लिखा जा रहा है। ये तो एक सिंपल सी बात है ना। आप लोग मैसेज टाइप करते हैं, जहाँ पर ये होता है वहीं पर लिखा जा रहा होता है। लाइन नंबर 6 के आखिर में मैंने ये लिखा। अब मज़ीद मैं नीचे वाले लाइन पे लिखना चाह रहा हूँ तो मैं एंटर दबाता हूँ। ये इंसर्शन पॉइंट एंटर दबाने से नीचे चला गया। अब कुछ भी टाइप करूँ तो जो यहाँ पर टाइप होता है, ऐसा ही कुछ सीन है जो मैं आपको समझाने लगा हूँ। जो आउटपुट के अंदर हमने इंसर्शन पॉइंट, जिसको वहाँ पर कर्सर कहा जाता है, उसको हमने कंट्रोल करना है, और उसको इस तरह से समझना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जब मैं उसके लिए मैं एक और हेडर फाइल इंक्लूड करूँगा थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद मैं हटा दूँगा। सिर्फ आपको ये कंसेप्ट समझाने के लिए। conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट इसकी फुल फॉर्म है, और एक इसका एक लाइब्रेरी फंक्शन getch, इसको मैं यहाँ पर चूज़ करने लगा हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट समझा सकूँ कि मैं न्यू लाइन में कैसे आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करवा सकता हूँ। देखें अभी मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये हेलो लिखा हुआ आ रहा है, और हेलो के आगे आपको एक छोटी सी लाइन ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है। ध्यान से देखें, ये कर्सर है। अब ये हेलो के बाद है, बिल्कुल ठीक है। और मैंने एक और सी आउट लिखा और उसके अंदर लिख दिया वर्ड। फाइल को सेव किया, एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ इसको। आप देखेंगे जहाँ पर कर्सर था वहीं पर एक नया लफ्ज़ भी लिखा हुआ आ गया हेलो के बाद फ़ौरन से वर्ड, ठीक है। अभी मैं फिर से इसको एक दफ़ा बंद कर देता हूँ। मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट का मतलब ये है कि अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा।
कंप्यूटर समझेगा ये इसके अंदर है ही नहीं, ये लाइन नंबर 7 ये सिर्फ यहाँ पर दिख रही है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करना। खैर प्रोग्राम को मैं अगेन रन करता हूँ, अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था, अकेला हेलो और हेलो के बाद जो है वो कर्सर होगा। खैर हेलो के बाद कर्सर आ रहा है, कर्सर को नीचे कैसे लेके जाएं ताकि ये वर्ड नीचे वाली लाइन पे प्रिंट हो सके, जैसे सी लैंग्वेज के अंदर करते हैं। जिन्होंने सी लैंग्वेज सेकंड ईयर में ICS के दौरान पढ़ी है तो उनको आइडिया होगा, यहाँ पर हम \n जो है वो यूज़ करते हैं, फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको कंपाइल एंड रन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे हेलो के बाद कर्सर नीचे वाली लाइन पे है, उसके साथ नहीं है। यहाँ पर देखें नीचे वाली लाइन पे कर्सर जो है वो है। अब इसको कमेंट को हटाते हैं, वर्ड जो है वो प्रिंट करके देखते हैं कि वर्ड कहाँ पर प्रिंट होता है। अब फोर्स नीचे वाली लाइन पे प्रिंट होगा, तो ये \n कर्सर को नीचे शिफ्ट करने के लिए, न्यू लाइन पे शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखें हेलो वर्ड आपको 2 अलग अलग लाइंस में नज़र आ रहा है। अब मैं ch ना लगाता तो ये कर्सर ने शो नहीं होना था और आपको कंसेप्ट समझ नहीं आना था। हम इस \n की बजाय \n को हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यूज़ किया, इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर अलग अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर लगा के अगेन एंड लाइन भी लिख सकते हैं। C++ के अंदर ये जो कमांड जो है वो भी मौजूद है, एंड लाइन की, ये भी वही काम करती है जो \n जो है वो कर रहा था। देखें अभी भी आउटपुट 2 अलग अलग लाइंस के अंदर जो है वो आ रही है, बड़े ध्यान से आपने देखना है। और एक तो ये हमारी आउटपुट है, ठीक है, जो हम 2 लाइनों के अंदर जो है वो ले सकते हैं। getch के बगैर तो ये पॉसिबल नहीं था आपको कंसेप्ट समझाना। अब getch की ज़रूरत नहीं है, आप उम्मीद है इस चीज़ को समझ रहे होंगे, इसलिए मैंने इस हेडर फाइल को भी हटा दिया। अब मैं प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूँ। आपको कर्सर तो वो वहाँ पर नज़र नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट उम्मीद है। ये देखें कर्सर आखिर में पहुँच गया, वहाँ पर रोकने के लिए मैंने getch का यूज़ किया था ताकि आप देख सकें कि कैसे कर्सर न्यू लाइन पे जाता है और कैसे हम उसको जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब मैं आपको एक और बात बता के फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। अगर आप यहाँ पर \t यूज़ करें तो क्या होता है, T फॉर टैब, जैसे टैब का बटन दबाए ना तो वो 8 स्पेसेस जो है वो आ जाती हैं और आगे जाके जो है वो अगला वर्ड जो है वो यूज़ होता है। तो सेम कर्सर तो 8 स्पेसेस आगे चला जाएगा और आगे जाके वर्ड शो होगा, और जैसे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहे हैं। खैर इनको हम कहते हैं स्केप सीक्वेंस, \n \t /p /r इन्वर्टेड कॉमर्स, और भी कुछ चीज़ें हैं, इनको बाद में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखिए प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ एरर्स का सामना करना पड़ता है आपको। जैसे हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स का लफ्ज़ यूज़ किया है, इसका मतलब है रूल्स, लैंग्वेज के रूल्स, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, ये लिखते हैं, तो आपको इंग्लिश ग्रामर का ख्याल रखना पड़ता है, और उर्दू के लिए उर्दू ग्रामर। अब यहाँ पर जो C++ लैंग्वेज है, इसके जो रूल्स हैं, इसको इसकी ग्रामर नहीं, इसका सिंटैक्स कहते हैं। ये कंप्यूटर की ज़बान है, ठीक है, सिंटैक्स। अब इसका ये सिंटैक्स है कि हर स्टेटमेंट का अख्ताम सेमीकोलन पे होगा। किसी वजह से हमें सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं हम, किसी वजह से, या अक्सर भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। तो प्रोग्राम को रन करके देख लें क्या कहता है प्रोग्राम। रन तो नहीं होगा, बिल्कुल भी रन नहीं हो रहा। सिंटैक्स एरर तो ये है, सिंटैक्स एरर कहेंगे इसको हम। रूल्स की खिलाफवर्जी की सिंटैक्स एरर आ गया। ये रूल है कि जो ब्रैकेट हमने स्टार्ट की है, ब्रैकेट नहीं कहनी इसको, जो लाइन नंबर 4 और 7 पे है, इसको डेलिमीटर्स कहेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको डेलिमीटर कहा जाता है, इसको पैरेंथेसिस कहा जाता है। अगर एक डेलिमीटर हमने स्टार्ट की, क्लोज करना भूल गए, तो ये भी सिंटैक्स एरर है। हमने कोई लाइब्रेरी फंक्शन जैसे getch लाइब्रेरी फंक्शन तो लिख लिया, उसकी हेडर फाइल conio.h, कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन है, लिख लिया और उसकी हेडर फाइल नहीं लिखी, प्रोग्राम को रन किया, तब भी प्रोग्राम रन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर है,
प्रोग्राम रन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हमने उसको, वो कहेगा कि इसकी प्रोटोटाइप नहीं है, इसकी हेडर फाइल नहीं है। ठीक है, हम जब तक उसकी हेडर फाइल नहीं लिखेंगे हम लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह बहुत सारे और रूल्स हैं, जैसे वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल क्या है? अगला टॉपिक हमारा वेरिएबल क्या है, जिसको हमने स्टडी करना है। देखें, वेरिएबल डिक्लेयर किए बगैर C++ के अंदर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर डिक्लेयर किए बगैर वेरिएबल यूज़ करेंगे तो वो भी एक सिंटैक्स एरर होगा। सिंटैक्स एरर के बाद एरर होता है लॉजिकल एरर, लॉजिक में मिस्टेक। जैसे 2 नंबर्स को जमा करना था, सैंपल हमने मल्टीप्लाई का लगा दिया। कंप्यूटर को क्या पता हमने प्लस करना था, उसने तो मल्टीप्लाई का आंसर देना है। हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आंसर नहीं आ रहा। आंसर आ रहा है, प्रोग्राम रन हो रहा है, क्योंकि कोई सिंटैक्स की मिस्टेक नहीं है। प्रोग्राम रन हो रहा है, आउटपुट आ रही है लेकिन गलत आ रही है, लॉजिकल एरर होगा। बात समझ आ रही है ना? और तीसरी टाइप होती है एरर की रन टाइम एरर। हमने लॉजिक भी ठीक बनाई, सिंटैक्स भी ठीक लिखा, फिर भी अगर कोई एरर आता है ना तो समझ जाएं कि वो रन टाइम एरर है। जैसे मैं 2 नंबर्स को डिवाइड करना चाह रहा हूँ और मैंने 0 पे डिवाइड कर दिया। अल्लाह के बंदे, 0 पे डिवाइड करने से मैथ के अंदर तो इन्फिनिटी होती है, यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर एग्जैक्ट आंसर होता है। कोई कंसेप्ट नहीं है, ना हमने यहाँ पर कोई लेट करना है, ठीक है ना कोई इन्फिनिटी का कंसेप्ट है, एग्जैक्ट आंसर। तो यहाँ पर एक रन टाइम एरर होगा डिवाइड बाय 0 वाला। ठीक है, डिवाइड बाय 0 के अलावा भी एरर हैं जिनको हम रन टाइम एरर कहते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब प्रोग्राम के 3 पार्ट अगेन देख लें। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, अब ये भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में आ गया। ठीक है, उसके बाद ये और ये लाइन, मेन फंक्शन, ये बॉडी ऑफ द मेन, या इसको हम कहेंगे C++ स्टेटमेंट्स। और C++ स्टेटमेंट का अख्ताम हमेशा सेमीकोलन पे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल होंगे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, कीवर्ड्स कहते हैं प्री डिफाइंड वर्ड्स, जिनका कंपाइलर्स को, मैंने कंपाइलर का लफ्ज़ यूज़ किया। ये सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, डेव C++ 6.3, ये कंपाइलर है। असल में ये एक IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें 2 चीज़ें हैं। एक टेक्स्ट एडिटर जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसके अंदर हम इस टेक्स्ट को एडिट कर रहे हैं। दूसरा ट्रांसलेटर, दोनों को मिला के टेक्स्ट एडिटर प्लस ट्रांसलेटर, इसको हम IDE कहते हैं। ठीक है, इसका जो ट्रांसलेटर है उसको कंपाइलर कहा जाता है। टॉपिक की तरफ आते हैं कि कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनको हम कीवर्ड्स कहते हैं, और C++ में इसकी तादाद 63 है। कीवर्ड्स यूज़ करके हम मुख्तलिफ काम इसके अंदर करते हैं, और इसमें अभी तक जो हमने ये सारा कोड लिखा है, इसके अंदर std एक कीवर्ड है, ये मैं आपको बताता चलूँ। नेम स्पेस भी एक कीवर्ड है, और यूजिंग ये भी एक कीवर्ड है। याद रखिए, मेन कीवर्ड नहीं है, ये एक स्पेशल आइडेंटिफायर है, एक फंक्शन का नेम है। कुछ लोग इसको यूं भी लिखते हैं, इंट मेन। अगर आपने यहाँ पर शुरू में इंट लगा दिया तो याद रखें, यहाँ पर आपको रिटर्न 0 और सेमीकोलन इस लाइन का इजाफा करना पड़ेगा। अभी भी आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम आपका अभी भी रन होगा, रन करके देखें। ठीक है, नो इशू। लेकिन अगर आप नहीं लिखना चाह रहे, कोई बात नहीं, आप इसको हटा दें, इसको भी हटा दें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वेरिएबल की तरफ। और वेरिएबल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको वेरिएबल की समझ आ गई, समझ लें आप, प्रोग्रामिंग आपको समझ आने लग गई। वेरिएबल एक कंटेनर है, ठीक है, एक डाटा रखने की जगह। हमने ये सुना हुआ है कि जब भी कोई प्रोग्राम हम रन करते हैं ना, तो डाटा हार्ड डिस्क से रैम के अंदर लोड कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद CPU उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। जब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, आप देखें, सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो कौन इंस्ट्रक्शन देता है CPU को, या CPU को कैसे पता चलता है कि हार्ड डिस्क से डाटा उठा के रैम के अंदर रखना है। एक्चुअली ये सारा कुछ प्रोग्रामर ने सॉफ्टवेयर के अंदर लिखा होता है कि कैसे हार्ड डिस्क से डाटा रैम के अंदर आके कहाँ पर स्टोर होगा, और CPU कैसे उसको प्रोसेस करेगा। ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर लिखा होता है। और हम क्या बना रहे हैं, प्रोग्राम। और प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन।
तो एक ही बात है, उसी को प्रोग्राम, उसी को सॉफ्टवेयर कहते हैं। जब हम थोड़ी लाइंस लिखते हैं ना, थोड़ा कोड लिखते हैं, तो हम कहते हैं हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। जब काफ़ी सारी लाइंस होती हैं, काफ़ी बड़ा कोड होता है, हम कहते हैं हमने सॉफ्टवेयर बनाया है। अब आप 4 लाइनें लिख के ये तो नहीं कह सकते कि हमने सॉफ्टवेयर बना लिया है। आप 8 लाइनों का प्रोग्राम लिखें, 5 लाइनों का, 7 लाइनों का अपना नाम प्रिंट करवा दें और घर वालों को कहें कि हमने जी सॉफ्टवेयर बना लिया है, ऐसा तो नहीं है ना। हम इसको एक छोटा सा कोड, एक प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। खैर, वेरिएबल जैसे मैंने कहा है ना कि एक डाटा रखने की जगह है। कौन सा डाटा रखना है? हमने चाय स्टोर करनी है, पानी स्टोर करना है? नहीं, हमने हार्ड डिस्क से आने वाला डाटा स्टोर करना है। और हम इस प्रोग्राम के अंदर कहाँ से डाटा लेके आ रहे हैं? हार्ड डिस्क से अभी नहीं लेके आ रहे, आगे चल के लेके आएंगे, ठीक है। जब हम प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट समझ लेंगे ना, प्रोग्रामिंग कैसे, कोड इसका लिखना है, प्रोग्राम कैसे बनाना है, तो हम फाइल हैंडलिंग भी करेंगे और हम हार्ड डिस्क से डाटा भी लेके आएंगे और इन वेरिएबल में स्टोर भी करवाएंगे और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करवाएंगे। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ इसके सिंटैक्स को समझना है। हम बहुत पीछे हैं। हमें अब समझ लें कि हमें अभी इसके अल्फ़ाबेट्स, लेटर जैसे ABC कहते हैं ना, हम उसके ऊपर हैं, ठीक है। अभी बहुत सारा काम बाकी है जो हमने करना है। वेरिएबल की तरफ आते हैं। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जहाँ पर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। कौन सा डाटा, किस टाइप का डाटा? मैंने टाइप का लफ्ज़ यूज़ किया, टाइप। देखें, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने पानी स्टोर करना हो, पानी पिलाना हो किसी को, तो गिलास में डालते हैं, कप में नहीं। चाय देनी हो तो कप में डालते हैं, गिलास में नहीं। जैसी चीज़ वैसा बर्तन। अब मैं यहाँ पर कहूँगा जैसा डाटा वैसा वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल भी कई टाइप्स के होंगे। जिस टाइप का डाटा उस टाइप का वेरिएबल। तो हमें पहले डाटा की टाइप्स को अंडरस्टैंड करना है। डाटा की टाइप्स कौन कौन सी हैं, उसके बाद हम वेरिएबल बनाना सीखेंगे, ठीक है। वेरिएबल बनाएंगे, फिर उस टाइप का डाटा उसमें स्टोर करेंगे, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे। अभी मैंने कहा था ना कि वेरिएबल एक्चुअली हार्ड डिस्क से आने वाले डाटा को स्टोर करता है, उसमें स्टोर किया जाता है। फिलहाल वेरिएबल के अंदर डाटा भी हम खुद ही स्टोर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम पहले वेरिएबल का कंसेप्ट समझेंगे, कैसे बनाया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। आगे चल के हार्ड डिस्क से भी डाटा जो है वो लेके आएंगे, फाइल हैंडलिंग जब हम करेंगे। तो खैर, पहले यहाँ पर समझें कि डाटा की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। मैं यहाँ पर ना कमेंट बना के मैं आपको जो है वो समझाता हूँ कमेंट्स के अंदर कि डाटा की कौन कौन सी टाइप्स हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा अभी, मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताऊँगा, आसान करके बताऊँगा। जैसे कुछ डाटा टाइप्स होती हैं जिनमें डाटा पॉइंट के बगैर होता है, जैसे इंटीजर। तो मैं उसके लिए इंट यूज़ करता हूँ, इंट एक डाटा टाइप है। लॉन्ग भी एक डाटा टाइप, ये दोनों इंटीजर डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। डाटा की वो टाइप जिसमें पॉइंट वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं उसको हम फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल कहते हैं, ठीक है। 4 कैरेक्टर्स, अगर आपने कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो 4 एक डाटा टाइप है, वो यूज़ होगी। और अगर आपने कोई नेम स्टोर करना है तो उसको स्ट्रिंग डाटा टाइप कहते हैं। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कॉल्ड स्ट्रिंग। हम इन चीज़ों को अभी देखने वाले हैं। इंट और लॉन्ग एक ही डाटा टाइप है, ये तीनों एक ही डाटा टाइप है। ये एक अलग है और ये एक अलग है। इसमें एक डाटा टाइप वॉइड भी होती है, ठीक है, और उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको इंट और फ्लोट का कंसेप्ट देता हूँ और बाकी चीज़ों को बाद में हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो करेंगे। याद रखिएगा कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, वक्त के साथ इंसान जो है वो सीखता है। हम ये बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक साथ सारा कुछ जो है वो सीख लें और हमें सारी प्रोग्रामिंग जो है वो आने लग जाए। प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस का नाम है। आप प्रैक्टिस करेंगे, घर में खुद करके देखेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग समझ में आएगी। आप जितने मर्ज़ी लेक्चर सुन लें, जिस टीचर से मर्ज़ी प्रोग्रामिंग पढ़ लें, फोल्डर पे करते जाएं, बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं बनेगा आपका। मैं आपको रिकमेंड करूँगा घर में लैपटॉप या कंप्यूटर का अरेंज करें। जिनके पास नहीं है, जिनके पास है, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। एक एक प्रोग्राम को रन करके देखें। अगर आपने मेरी इस बात पे अमल कर लिया, मैं गारंटी से कहता हूँ आप लोग
एक 1.5 मंथ के अंदर आपको फील होगा कि आपको प्रोग्रामिंग जो है वो समझ आ रही है। तो खैर देखें, C++ एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर हम डिक्लेयर किए बगैर यूज़ करेंगे तो एरर आएगा। तो वेरिएबल को बनाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल को डिक्लेयर करना। वेरिएबल डिक्लेरेशन की डेफिनेशन क्या है? स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप्स इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल का नाम और उसकी डेटा टाइप को स्पेसिफाई करना वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। मतलब हम सबसे पहले तो डेटा टाइप लिखते हैं। जैसे मैं पॉइंट के बगैर कोई नंबर स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं इंट लिख लेता हूँ। ये देखें, इंट एक कीवर्ड है और जैसे मैंने लिखा ना तो वो बोल्ड हो गया। ये इसकी निशानी है कि ये कीवर्ड है। मैं एक मिस्टेक मैंने की थी, मैंने कहा था कि std एक कीवर्ड है। सॉरी, ये कीवर्ड नहीं है, ये एक आइडेंटिफायर है। आगे इंट एक कीवर्ड है, उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम रखना है। खुद मैं n लिखता हूँ और अब सेमीकोलन लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर n एक वेरिएबल है। ठीक है, हमने वेरिएबल का नाम कैसे रखना है? दो चीज़ें होती हैं, कुछ रूल्स लैंग्वेज की तरफ से दिए गए हैं कि उनको फॉलो करते हुए वेरिएबल का नाम रखना है, और कुछ चीज़ों का हमने खुद ख्याल रखना है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अभी बताने वाला हूँ, बस थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, ये हमने वेरिएबल बना लिया जिसमें हम पॉइंट के बगैर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर आप पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो आप फ्लोट लिखेंगे और मैंने यहाँ पर a लिख दिया। अब देखें, दोबारा मैंने n क्यों नहीं लिखा? याद रखिएगा, प्रोग्राम के अंदर एक नाम का वेरिएबल सिर्फ एक दफ़ा बनेगा, दोबारा नहीं बना सकते, ये रूल है। ठीक है, अब मैंने दो वेरिएबल बना लिए। मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। n के अंदर मैंने 5 रखा और मैं cout, पहले मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए थे कुछ भी शो करवाने के लिए। अब मैं अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर n लिखता हूँ तो क्या शो होगा? नीचे वाला मैंने कमेंट किया हुआ है, ये सारा लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, खैर स्क्रीन के ऊपर आपको n लिखा हुआ शो हो जाएगा। हमने n थोड़ी शो करवाना है। अब इस n के अंदर ये 5 पड़ा है, हमने 5 शो करवाना है। यहाँ पर देखें n शो हो रहा है। अब अगर हम इन्वर्टेड कॉमर्स हटा दें, आपको अब एरर नहीं आएगा। n डिक्लेयर हो चुका है लाइन नंबर 5 में, और उस n के अंदर हम 5 भी स्टोर कर चुके हैं। तो आपको ये स्क्रीन के ऊपर इस बार 5 दिखेगा। आप शॉर्ट की F11 भी प्रेस कर सकते हैं। मैं नहीं प्रेस कर रहा था कि आपको कंसेप्ट समझ आए कि मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ। ये देखें, स्क्रीन के ऊपर आपको 5 नज़र आ रहा है। हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, 54 कर देते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर 54 नज़र आएगा n की वैल्यू। ठीक है, ये देखें 54 हमने n में स्टोर किया और n यहाँ पर 54 शो हो गया। 54.5 मैंने पॉइंट वाली वैल्यू इस इन टाइप के वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश की और शो करवाने की। क्या शो होता है अभी देखिएगा। 0.5 उसको इग्नोर कर दिया गया है, 0.5 स्टोर नहीं हुआ। इससे ये पता चलता है इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का कोई भी वेरिएबल होगा तो उसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं होगी। ठीक है, पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू स्टोर होगी। इसी तरह अगर मैं a के अंदर स्टोर करता हूँ 54.5 और यहाँ पर n की बजाय a लिख लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, आपको अभी पता चल जाएगा कि पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर हो रही है a के अंदर और 54.5 आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, फ्लोट टाइप जो है पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करता है, इंट पॉइंट की बगैर। मैंने इनको क्यों अलग अलग लिखा? इंट के साथ मैंने लॉन्ग को भी कहा था कि ये भी एक इंटीजर डाटा टाइप है। हाँ, थोड़ी वैल्यू स्टोर करनी हो छोटी तो इंट, बड़ी वैल्यू के लिए लॉन्ग, छोटी वैल्यू के लिए फ्लोट, बड़ी के लिए डबल और उससे भी बड़ी वैल्यू के लिए लॉन्ग डबल। ठीक है, कैरेक्टर स्टोर करना है तो 4 और स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग। ठीक है, 4 का भी कंसेप्ट आपको दे देता हूँ। कैरेक्टर कहा जाता है एक्चुअली उसकी फुल फॉर्म। ch लिया, इस ch के अंदर आके मैं
अब सिंगल कोटेशन के अंदर याद रखिएगा, सिंगल कोटेशन के अंदर हमेशा हम जो कैरेक्टर है वो देते होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मैंने बी लिख लिया, बाबर, ठीक है, बी कैपिटल, और मैं यहाँ पर CH लिखता हूँ शो करवाने, कुछ भी शो करवाना है तो सी आउट यूज़ करते हैं। एक से ज़्यादा सी आउट यूज़ किए जा सकते हैं, ये तो मैं सिर्फ आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ। सारा कुछ अभी हमने करना है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। प्रोग्राम को जब मैंने रन किया तो आपको यहाँ पर बी लिखा हुआ नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। इस तरह से हम कैरेक्टर शो करवा सकते हैं। चलें एक छोटा सा कोड लिखते हैं और ये इन डाटा टाइप्स को बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे लॉन्ग है, डबल है, लॉन्ग डबल है और स्ट्रिंग है। एक दफ़ा मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। छोटा सा कोड जिसमें हम 2 नंबर्स को जमा करना चाह रहे हैं। अब ये 2 नंबर कौन से होंगे, आपकी मर्ज़ी। पॉइंट वाले लेना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्लोट कर लें, पॉइंट के बगैर लेना चाहते हैं तो हम इंट कर लें। अभी हम इंट कर लेते हैं A, B और SUM, सम। देखिए वेरिएबल का नाम मैंने A रखा, B रखा और सम, जो नाम आपका दिल करता है रख लें। आप अपना नाम भी रख सकते हैं, नो इशू, लेकिन ऐसा नाम रखें जो आपको बाद में याद भी रहे, ठीक है ना। सूटेबल नाम रखें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने हाइट स्टोर करनी है, H रख लें, ठीक है, H पूरा हाइट लिख लें। आपने बेस स्टोर करनी है, B लिख लें। एरिया स्टोर करना है, A लिख लें। एरिया पूरा लिख लें तो वो सबसे बेहतर है, ठीक है। आपने रेडियस स्टोर करना है, आप नाम उसका H रख लें, स्टोर हो जाएगा। कंप्यूटर कौन सा मना कर देगा कि आपने ये क्यों किया, ऐसा डाटा स्टोर हो जाएगा। लेकिन आप वक्ती तौर पे आपको आउटपुट भी मिल जाएगी। कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लिखा हुआ H है और ये स्टोर कुछ, रिज़ल्ट कुछ और आ रहा है। आप खुद ही कंफ्यूज होके बैठे होंगे। ऐसा नाम रखें वेरिएबल का, आप जितने अरसे के बाद भी उस प्रोग्राम को देखें ना तो आपको देख के फौरी पता चल जाए कि ये वेरिएबल हमने क्यों बनाया था, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल एक से ज़्यादा डिक्लेयर करने हो एक ही डाटा टाइप के तो हम कॉमा लगा के इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया है, ठीक है। आप इसको सेपरेट करना चाहें सेपरेट भी कर सकते हैं इस तरह से। ये भी एक तरीका है। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाह रहे तो जैसे मैंने अभी किया, इस तरह से कर दें, आपकी अपनी मर्जी है। हाँ, वैल्यू देने के 3 तरीके होते हैं वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करने के। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया है, ठीक है। इसको हम कहते हैं असाइनमेंट मेथड। बी के अंदर मैंने 5 रख दिया, 10 और 5 दोनों को जमा करना चाह रहा हूँ। मैंने सम का वेरिएबल लिखा, इक्वल का साइन लगाया, A+B। एक्चुअली ये A+B नहीं हो रहा, उसकी वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, ठीक है। सम के अंदर जा रही हैं, मैंने सी आउट लिखा, आगे वेरिएबल लिखा सम का। जैसे मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ आपको दोनों का सम होके 15 आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। हमें तो पता है 2 वैल्यूज़ का सम है, अगले बंदे को तो नहीं पता ये सम है किसी और को। तो कितना ही बेहतर होगा कि इसके साथ लिखा हुआ आ जाए सम ऑफ 2 नंबर्स। इससे पहले एक और सी आउट लगा दें, सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल। क्या हमें 2 सी आउट लगाने पड़ेंगे? नो, 2 सी आउट लगा दें तो भी ठीक है, वैसे ये एक में भी हो जाएगा। ये देखिए ना, सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल 15 बिल्कुल आ रहा है, ठीक आ रहा है। हम इसको एक सी आउट में कैसे कर सकते हैं? मैं इतना सारा जो कोड है ना, इसको उठा के इसके आखिर में लगा देता हूँ। देखें, असल में ये एक कांस्टेंट है और ये एक वेरिएबल है। मैथ की टर्म में वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे और कांस्टेंट जिसकी चेंज ना हो क्वांटिटी, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट को कनकैटिनेट करने के लिए हमने दरमियान में इंसर्शन ऑपरेटर लगाया। कनकैटिनेट करना, जोड़ना, ताकि इकट्ठी आउटपुट आए। देखें, अब हमें ज़रूरत नहीं है दूसरा सी आउट लिखने की। प्रोग्राम को रन करें ना तो हमें कुछ ऐसी आउटपुट जो है वो मिलेगी। शुरू में लिखा होगा सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल 15 और ये लिखा हुआ आ रहा है, वैसी आउटपुट आ रही है एक सी आउट के साथ भी। याद रखें, सी आउट का हमेशा सी छोटा लिखना है, ठीक है। कीवर्ड्स हमेशा छोटे अल्फाज में लिखने हैं।
हाँ, वेरिएबल का नाम आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। वेरिएबल के नाम के दरमियान में स्पेस नहीं दे सकते। जैसे आप कहें ना कि हम एक वेरिएबल बना लें जिसमें हमने रोल नंबर स्टोर करना है, आप ऐसा कर दें तो ये एरर आ जाएगा। ठीक है, आपको या तो अंडरस्कोर लगा के ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर बिल्कुल ऐसे साथ करके लिखना पड़ेगा। खैर, उम्मीद है आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। मैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंज और करना चाहता हूँ। मैं ना वैल्यूज़ को आपको मैं चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को मैंने जब रन किया तो आउटपुट तो इसकी भी आ रही है, अभी आ जाती है 70 आ रही है, लेकिन सम ऑफ 2 नंबर्स, कौन से 2 नंबर, वो एक्चुअल वो 2 नंबर्स भी शो होने चाहिए, सम ऑफ फ्ला एंड फ्ला। ठीक है, सम ऑफ, असल में ऑफ के बाद 17 शो होना चाहिए और वो वहाँ पर एक ही वैल्यू हो। देखिए, एक वेरिएबल है, मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, इसके इन्वर्टेड कॉमर्स कर देता हूँ क्लोज, इधर लगा लेता हूँ ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल की दूसरी साइड पे भी कांस्टेंट। ठीक है, सम ऑफ 17, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड, यहाँ पर मैंने लिख दिया बी। अब समझें बात को, सम ऑफ पहले लिखा हुआ होगा 17 एंड 53, अब इसकी ज़रूरत नहीं है नंबर्स की, इक्वल, आगे समझो हो जाएगा। मैं यहाँ पर भी स्पेस दे देता हूँ, ये और अच्छा लगेगा। प्रोग्राम की फॉर्मेटिंग हमने की है, प्रोग्राम का हमने मेकअप किया है, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ये देखें, सम ऑफ 17 एंड 53 इक्वल 70, वैल्यू चेंज करें, आउटपुट देखें, सिर्फ वैल्यू चेंज की, प्रोग्राम के अंदर कोई चेंजिंग्स नहीं की। आप खुद देखेंगे सम ऑफ 7 एंड 3 इक्वल 10 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, खुद ही वैल्यूज़ उठा रहा है, सम भी कैलकुलेट कर रहा है और शो करवा रहा है। हमने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाना है। खैर, जो प्रोग्राम अभी हमने लिखा, इसके ऊपर एक नज़र इसको देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, इसमें ये नंबर साइन, ये ये इंक्लूड एक डायरेक्टिव है, आईओस्ट्रीम एक हेडर फाइल है, इसको एंगल ब्रैकेट कहते हैं, यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, एसटीडी एक नेम स्पेस है जो कि एक आइडेंटिफायर भी है, नेम स्पेस एक कीवर्ड है, यूजिंग एक कीवर्ड है, मेन एक आइडेंटिफायर है, इसको मेन फंक्शन भी कहते हैं, फंक्शन का नेम है। इनको पैरेंथेसिस कहा जाता है, इनके दरमियान में आमतौर पे पैरामीटर्स लिखे जाते हैं जो कि अभी तक हमने यूज़ नहीं किए। ये जो ब्रैकेट हम यूज़ कर रहे हैं लाइन नंबर 4 और 10 के अंदर, इसको डेलीमीटर कहा जाता है। इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स C++ की स्टेटमेंट्स कहते हैं। इसको देखें गौर से, तो सब के आखिर में सेमीकोलन इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर हमने इंट एक कीवर्ड यूज़ किया, यहाँ पर वेरिएबल ए, वेरिएबल बी और सम 3 वेरिएबल हमने बनाए। हम इनको आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं, कीवर्ड भी एक आइडेंटिफायर है, एक एक चीज़ के कई नाम यहाँ पर हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन, इस लाइन को हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। यहाँ पर हमने डाटा टाइप और वेरिएबल के नाम स्पेसिफाई किए। इन वेरिएबल्स को हमने वैल्यूज़ दी, इसको असाइनमेंट कहते हैं। वैल्यूज़ यहाँ पर भी दे सकते हैं जिसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अगर हम यहाँ पर वैल्यू इसको देना चाहते हैं तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी वैल्यू दी जा सकती है। इक्वल जैसे मैंने 3 किया था, तो ये वही काम हो रहा है एक तरह से देखें तो। यहाँ पर भी वैल्यू, इसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, ये इसकी डेफिनेशन है। डिक्लेरेशन के टाइम पे उसको वैल्यू देना, ये डिक्लेयर हो रहा था साथ ही वैल्यू दे दी, इनिशियलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं। इक्वल का साइन एक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पर भी यूज़ किया और यहाँ पर भी। यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन है, कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स, इट्स कॉल्ड एक्सप्रेशन। देखें, प्लस का साइन एक ऑपरेटर है, ए और बी ऑपरेंड्स हैं। यहाँ पर ए और 7 ऑपरेंड है, इक्वल का साइन एक ऑपरेटर है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। इसको असाइनमेंट ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, इसको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसने सम कैलकुलेट किया 7 + 3 10 और वो 10 सम के अंदर चला गया और वो यहाँ पर आके शो हो गया। उम्मीद है इस प्रोग्राम की आपको समझ आ गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। देखें, कुछ और भी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं।
जिनको समझना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सबको पता है इसका, लेकिन करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे जिन्होंने पहले कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी फिर उनको प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज़ ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ मुश्किल नहीं है। देखें, सम के साथ साथ अगर आप सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं, डिवीजन करना चाह रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं तो भी सब कुछ यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन तो इक्वल a माइनस b हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मैं ना अब थोड़ा सा चेंज करूँगा। ठीक है, सम और इक्वल सिंपल सा एक मैसेज दूंगा ताकि थोड़े टाइम के अंदर मैं ज़्यादा काम जो है वो कर सकूँ। मैंने यहाँ पर एंड लाइन किया। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ क्योंकि अपना टाइम जो है वो बचाने वाला हूँ मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके सब्ट्रैक्शन शॉर्ट नेम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और सब का वेरिएबल। जब मैंने सब्ट्रैक्शन के बाद अभी तक मल्टीप्लिकेशन तो की नहीं, a मल्टीप्लाई b, तो मैं यहाँ पर m कैपिटल कर दिया मल्टीप्लिकेशन का। अब पूरा मल्टीप्लिकेशन लिख लीजिएगा, पूरा सब्ट्रैक्शन सम लिख लीजिएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हम यहाँ पर mul का वेरिएबल लिखने वाले हैं। देखिए, मैंने डिवीजन इक्वल a डिवाइडेड बाय b दोनों को डिवाइड किया। अब यहाँ पर बड़ा मज़ा आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। डिवीजन हो रही है और मैं डिवीजन में आपको एक बड़ी काम की चीज़ बताने लगा हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पर डिवाइड लिख दिया, डिव का वेरिएबल लिख दिया। ठीक है, प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो आपको आंसर मिल जाएगा। 7 और 3 के हिसाब से आंसर अपने अपने माइंड में कैलकुलेट कर लें। जैसे ही आउटपुट स्क्रीन पे आएगी अपने आंसर इसके साथ मैच कीजिएगा। यहाँ पर देखें 3 और 7 10, 3 में से 7 में से 3 माइनस किया 4, मल्टीप्लाई किया 21 और डिवाइड करने से 2 आंसर आ रहा है। 2 पॉइंट समथिंग नहीं आ रहा, पॉइंट में नहीं आ रहा। पॉइंट में आंसर लेने के लिए हमें फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करनी पड़ेगी, डिव की। ठीक है, और वो हम अभी यूज़ करते हैं डिव की डाटा टाइप। ठीक है, फ्लोट डिव। अभी भी आंसर आपको पॉइंट में नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आंसर अभी भी पॉइंट में नहीं मिला। आंसर पॉइंट में कब मिलेगा? जब ये बी फ्लोट टाइप का होगा। और बी फ्लोट टाइप का, ये तो हम इंटीजर टाइप का बना रहे हैं क्योंकि पहले हमें इंटीजर का चाहिए था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइप कास्टिंग करने लगा हूँ। अच्छा, टाइप कास्टिंग क्या होती है? प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान उसकी टाइप चेंज कर देना, उसकी वैल्यू की टाइप चेंज कर देना टाइप कास्टिंग कहलाता है। और मैं जो बी के अंदर वैल्यू पड़ी है इसको फ्लोट टाइप बनाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर फ्लोट टाइप लिखा और आगे ये पैरेंथेसिस लगाई और उसके अंदर बी कर दिया। अब ये फ्लोट टाइप की बन चुकी है। और मैं यहाँ से प्रोग्राम को रन करता हूँ। जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया तो अब आंसर आपको पॉइंट के अंदर जो है वो मिल जाएगा। और यहाँ पर देखें आपको आंसर पॉइंट के अंदर मिल रहा है 2.33333। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं बी फ्लोट टाइप का ले सकता था लेकिन मैंने नहीं लिया, मैं रिमाइंडर लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप अकेला आर भी लिख सकते हैं, आर इक्वल ए रिमाइंडर बी। देखें 3 2 6 1 बचा और वो एक रिमाइंडर है, आर में आ गया। ध्यान से देखिएगा, जो बच रहा है वो रिमाइंडर है, मॉडुलस। ठीक है, अब अगर ये बी फ्लोट टाइप का होता तो इसका आंसर तो 0 आना था, इसलिए हमने यहाँ पर एक जगह पर फ्लोट में मौका पे कन्वर्ट कर लिया और बाकी जगह पर इंटीजर में रहा। तो ये प्रोग्राम भी हमारी बुक के अंदर मौजूद है कि तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशन जो वो परफॉर्म करें 2 वेरिएबल्स के ऊपर, तो हमने कर लिए। उम्मीद है आपको ऑपरेटर्स की भी समझ आ गई होगी और टाइप कास्टिंग की भी आपको समझ आ गई होगी और स्ट्रक्चर भी समझ आ गया होगा प्रोग्राम का। देखें, आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम ऑपरेटर्स से ही कंटिन्यू करेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, टाइप कास्टिंग, एक्सप्रेशन,
फिर हम आगे बढ़ेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर की तरफ, इफ एल्स इफ, कंडीशनल ऑपरेटर, स्विच स्ट्रक्चर, फिर आइटरेशन, ठीक है। लूप पढ़ेंगे, लूप के बाद हम फंक्शन के बाद हम एरे के बाद पॉइंटर, स्ट्रक्चर, क्लासेस का कंसेप्ट हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ भी मैं आपको लेके जाऊंगा। अगर आपने कुछ रिस्पॉन्स शो किया तो मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर भी वीडियोस जो है वो बना के दूंगा, ठीक है। स्टैक, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, सारी चीज़ों के ऊपर हम वीडियोस जो है वो बनाएंगे। अगर आपका इस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो अब नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।